क्वेश्चन नंबर 41 CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी का सवाल है और इमेज देखकर आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का रिलेशन किसके साथ है। आई फ्लाई की आई क्लासेस में ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि सीखते हैं कि कैसे शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट वे में हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो हमारे सब्जेक्ट्स को हमारी डेली लाइफ और वहां मौजूद कैरेक्टर के साथ जोड़ सके और हमें समझा सके कि पढ़ाई इतनी भी मुश्किल नहीं थी मेरे यार, ये तो आसान थी। एक मूवी की तरह हर मूवी के हर कैरेक्टर के साथ फिर कुछ ना कुछ हमें दिखना शुरू हो जाता है। कहीं पर आयरन की बात तो कहीं पर कार्बोहाइड्रेट की बात, कहीं पर डीएनए पॉलीमरेज की बात तो कहीं पर मोटर प्रोटीन की बात। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41 में जो बोला हुआ है उसमें दो बातें खास हैं, एक है एब्जॉर्प्शन और एक है इंटेस्टाइन। और यहाँ आयरन की बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि जो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है आयरन को, उसके लिए कौन से प्रोटीन जिम्मेदार नहीं है। यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन आयरन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्यों ना मैं आपको एक 2 मिनट के अंदर कुछ समझा दूं और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये आप सवाल कर पाओगे। आयरन हमारी लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर साइटोक्रोम्स के नाम आपको याद होंगे। वो प्रोटीन्स या कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, ये सभी कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो बिना आयरन के काम नहीं करते। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर याद है टीसी साइकिल, और वहां मौजूद एक्टिनिटेज नाम का एंजाइम या फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजन नाम का एंजाइम, और ये एंजाइम भी अपना काम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास आयरन अवेलेबल होता है। तो अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया से आयरन निकाल दूं, गायब कर दूं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि आपका पावर हाउस शट डाउन हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो भी पावर हाउस के रूप में यहाँ एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, वो एटीपी चाहिए किस लिए आपको? आपकी नॉर्मल सेल्स की एक्टिविटी के लिए। इंडीड रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल है क्या? खाली मेम्ब्रेन के पैकेट जिसके अंदर ठोक ठोक करके खूब सारा हीमोग्लोबिन भरा हुआ है, और उस हीमोग्लोबिन का काम है आयरन को होल्ड करना, और वो आयरन जो ऑक्सीजन को होल्ड करेगा। और ये ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, यही है जो हमारी बॉडी के ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी तब तक प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड ना कर दें हीमोग्लोबिन के थ्रू, लेकिन हीमोग्लोबिन डायरेक्ट सेल के पास नहीं जाता। तो वहां मायोग्लोबिन भी नाम का प्रोटीन था। तो इंडिड हमारे लंग से ऑक्सीजन आई, लंग से ऑक्सीजन ली आरबीसी ने हीमोग्लोबिन की हेल्प से जिसके अंदर आयरन अवेलेबल था, और ये लेके पहुंचे हमारी टारगेट सेल्स के पास। सेल से ये ऑक्सीजन ले लिया गया है मायोग्लोबिन के द्वारा, और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ताकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चला करके बिजली घर को चलाए रखे और आपकी बॉडी को लगातार एटीपी मिलते रहे, वो एटीपी जिसके सहारे ही आपकी जिंदगी चल रही है। इसलिए आयरन आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अच्छी मात्रा में मिलता है। मसल्स जहां माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा मात्रा में है वहां आयरन अच्छी खासी मात्रा में है। तो हीमोग्लोबिन जो आयरन के बेस पर ही काम करते हैं आरबीसी के अंदर, वो हमारी बॉडी के सबसे बड़े रिजर्वर्स हैं जहां आयरन अवेलेबल है। इंडिड लीवर जिसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन, वहां भी अच्छी मात्रा में आयरन अवेलेबल है। आपको याद होगा कि लीवर के अंदर एक P450 नाम का प्रोटीन होता है, P450, और ये प्रोटीन डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। जो भी आप चीज़ें खाते हो उनमें से अगर कुछ केमिकल ऐसे हैं जो गंदे केमिकल हैं, बुरे केमिकल हैं, टॉक्सिक इफेक्ट पैदा कर सकते हैं, तो लीवर उन केमिकल्स को पकड़ करके उनको डिटॉक्सिफाई कर सकता है वाटर सोल्यूबल बना करके। इंडिड जब भी आप कभी खाना खाते हो तो आपका खाना इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद सबसे पहला जो उसका स्टॉप है वो है लीवर, जहां पे लीवर चेक करता है कि भाई क्या बॉडी में चाहिए और क्या बॉडी के लिए अच्छा है, क्या बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस में भी आयरन होते हैं, और आप जानते हैं कि मैक्रोफेजेस हमारे इम्यून सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जो आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वहां मैक्रोफेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां तक कि इम्यून सिस्टम को जगाने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में सेंटिनल्स की तरह हैं, मतलब पहरेदार। आयरन के डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो हीमोग्लोबिन में सबसे ज्यादा आयरन मिलता है, मिलना भी चाहिए क्योंकि हीमोग्लोबिन ही है जो आयरन को बाउंड करके उससे काम निकाल रहा है। इसके अलावा स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फॉर्म में भी अच्छी खासी मात्रा में 26% के आसपास है। तो फिर मायोग्लोबिन जैसे प्रोटीन और दूसरे एंजाइम्स ये भी आयरन लिए होते हैं, और जहां जहां भी आयरन सल्फर क्लस्टर मिलेगा वहां भी आयरन अवेलेबल होगा। याद है आपको एक्कोनिटेज, एक्कोनिटेज नाम के एंजाइम के अंदर Fe-S जिसे हम बोलते हैं आयरन सल्फर क्लस्टर पाया जाता है। जब हम आयरन की ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, आपने खाना खाया, खाने के अंदर आयरन अवेलेबल था, उस आयरन को अंदर लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो ऑब्जर्व कराने में मेन प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से एक का नाम है DMT1। DMT जो है ये है आपका डाई वैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर्स। तो उसके अलावा फेरिटिन, फेरोपोर्टिन और हेपिसिडिन, ये प्रोटीन्स भी ऐसे हैं जो आयरन को एब्जॉर्व कराने में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्व करने का मतलब है कि आपके इंटेस्टाइन के ल्यूमन से ब्लड के अंदर तक आ जाए, ये है एब्जॉर्प्शन वाला टाइम। तो हमें जो ध्यान रखना होता है एब्जॉर्प्शन की, जब हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे इंटेस्टाइन के ल्यूमन में से कोई चीज एब्जॉर्व होकर के ब्लड तक पहुंच जाएगी। जब ब्लड तक पहुंच गई तो हम बोलेंगे एब्जॉर्व हो गई। लेकिन ब्लड में पहुंचने के बाद भी कुछ प्रोटीन हैं जो आयरन को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में काम करते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर है ट्रांसफेरिन।
सेम वैसे ही जैसे कि मंडी के अंदर जब सब्जियां आती हैं तो सब्जियों को लाने के लिए ट्रक होते हैं जो जगह जगह से सब्जियों को भर के ट्रक में लेके आ रहे हैं। ये फेरिटिन, ये ट्रांसफेरिन एक इस तरह का ही ट्रक है जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्व किए गए आयरन को हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में अलग अलग हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने में काम करेगा। तो नो डाउट फेरिटिन, DMT1, हेप्सिडिन, फेरोपोटिन, ये तो वो प्रोटीन है जो एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफेरिन एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प नहीं कर रहा, ये ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम लोग समराइज भी करना चाहें तो DMT1, जिसे हम लोग डाईवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, ये सिर्फ आयरन के लिए नहीं है, कैडमियम, कॉपर और जिंक को भी ये ट्रांसपोर्ट कराता है। फेरोपोटिन ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब जो मेम्ब्रेन के आर पार है, और ये आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जैसे कि हमने अभी देखा। तो हेपेस्टिन, जैसे कि नाम में बोला भी गया है, कुछ नाम से भी क्लू पकड़ने चाहिए हमें कभी कभी। हैप मतलब लीवर, लीवर की से बनने वाला ये प्रोटीन है, और ये काम करेगा हमारे इंटेस्टाइन में आकर के, और ये भी हमारे डायट्री आयरन को हमारे इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन की जो सेल्स हैं उनका नाम है एंटीरोसाइट्स। ये कॉमन नॉलेज हमें अपनी बढ़ानी है कि किस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे कि लीवर की सेल को हेपेटोसाइट बोलते हैं, वैसे ही इंटेस्टाइन की सेल को एंटीरोसाइट कहा जाता है। लेकिन ट्रांसफेरिन जो थे ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करते, ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में। जहां से बॉडी में एब्जॉर्व कर लिया गया था, एब्जॉर्व हो चुका है आयरन, अब उसको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसफेरिन्स आएंगे। क्वेश्चन फिर आपके सामने, क्या अब मुझे जवाब बताना है आपको कि इनमें से कौन सा प्रोटीन ऐसा है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करता? बिंगो। चीजें इतनी आसान होती हैं अगर हम टू द पॉइंट और एक्यूरेटली बात करें जितनी हमें बात करनी चाहिए। इंडियन हर टॉपिक को हम लोग चाहें तो बहुत डिफाइन कर लें, जैसे कि नेट के सिलेबस में 13 यूनिट्स होती हैं। तो चलिए आप एक काम करते हैं, 13 यूनिट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कितना टाइम चाहिए 13 यूनिट पढ़ने के लिए? सिलेबस खोल के देखा है नेट का, आप देख लीजिए। उन 13 यूनिट्स को कंप्लीटली होल्ड करने के लिए मुझे साल भर चाहिए। क्या हमारे पास टाइम है इतना? नहीं। दूसरा, अगर मैंने 13 यूनिट्स कंप्लीट कर भी ली, मान लीजिए कि मैं 13 यूनिट्स कंप्लीट करके, सिलेबस कंप्लीट करके मैं धुरंधर बन गया, तो अब मैं 145 क्वेश्चन करने लायक नेट में तैयार हो गया। अरे यार रुक जाओ, क्या तुम्हें 145 क्वेश्चंस करने थे? क्वेश्चन तो केवल 75 करने थे, आधे के आसपास। जानते हो 75 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आपने 200 में से 200 नंबर निकाल लिए, 100%। कुछ आइडिया है कि नेट का टॉपर कितना जाता होगा? जो हम लोगों का रफ एस्टिमेट है वो ये है कि नेट के टॉपर के मैक्सिमम मार्क्स शायद 85% के आसपास है, इससे ऊपर नहीं। और अगर हम 85% की बात करें तो इसका मतलब यह है कि नेट के 145 क्वेश्चन में से अगर मेरे तकरीबन 60 क्वेश्चन सही हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, और बाकी क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इतने क्वेश्चन काफी हैं मुझे टॉपर्स की रैंक में आने के लिए। मेरी रैंक पहले 50 के अंदर आ जाएगी। और तब मैं एलएस क्वालिफाई करने की बात कर रहे थे आप, तब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप की बात कर रहे होंगे। तो अब सवाल ये है, क्या तुम 145 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना चाहते हो 13 यूनिट पढ़ करके, या तुम अपना JRF क्वालिफाई करना चाहते हो लिमिटेड, स्मार्ट, एफिशिएंट और एक्यूरेट वे में आई फ्लाई क्लासेस के साथ? आई फ्लाई क्लासेस का जो मेन फोकस है वो यही है कि कट द क्रैप मैन, गो टू द पॉइंट। हम पॉइंट पे बात करते हैं। अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाया या नहीं कर पाया। मुझे नॉलेज कितनी है कितनी नहीं है, ये नो डाउट ये मैटर करता है। लेकिन अगर मेरे पास नॉलेज है और मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भर भी सकता हूँ? क्या मैं एलिजिबल भी हूँ वहाँ इंटरव्यू में जाने के लिए, बताने के लिए कि मुझे नॉलेज है? तो पहला काम है सर्टिफिकेट छीन लो। सर्टिफिकेट छीनने के बाद अपनी नॉलेज बढ़ा लो। और आई फ्लाई इसी बात के लिए फोकस करती है कि क्यों ना हम अपने करियर को डेवलप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे चले। और पहला स्टेप मेरा ये है कि ये एग्जाम मुझे हर हालत में निकालना ही है, और निकालने के लिए मुझे 75 क्वेश्चन करने हैं 145 में से। तो मैं अपने आप को कम टाइम में इतना जल्दी तैयार करूंगा कि मैं उन 75 क्वेश्चनों को कर सकूं। अगर कुछ गलत हो भी गया तब भी मैं इतने नंबर निकाल लाऊंगा कि मेरा JRF क्वालिफाई हो जाए। और अगर आप आई फ्लाई की टीम के साथ चल पाए, अगर आपने इस काम को हमारे साथ किया, हमारे तरीके से किया, तो आई एम वेरी श्योर कि कम से कम टाइम में आप अपने काम को और अपने टारगेट्स को अचीव कर लोगे। एक बात और भी है, क्या जितने भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, DNA का एप्लीकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या केवल ये एग्जाम्स के लिए है? क्या इसका मेरी पर्सनल लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है? पता है कभी कभी मुझे बड़ा डिप्रेशन होता है, यार ऐसा क्यों है, मन दुखी होता है। हम लोग कभी कभी मन करता है कि ना किससे बात करनी है, ना बहुत लो फील करते हैं। ये है क्या, ये लो फील करना, ये डिप्रेशन है क्या? ये क्या ये एक्चुअली में कुछ ऐसा है जो एनवायरनमेंट ने मेरे ऊपर इफेक्ट कर रखा है, या ये मेरी सोच है? और अगर जिससे मैं सोच की बात करूं तो वो सोच क्या है? ये सारी कहानी है मेरी बॉडी के अंदर मिलने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की। अरे यार, अगर तुम कितने भी डिप्रेसिंग हो, अगर अचानक से तुम्हारी जान पे आ जाए ना, तो तुम एक्साइट हो जाओगे, भागना शुरू कर दोगे, हाथ पैर मारोगे।
तो अभी वो डिप्रेशन कहाँ चला गया तुम्हारा? सारी कहानी है तुम्हारी बॉडी के अंदर के केमिकल्स की। और अगर तुम अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, अपनी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स को समझ सकते हो, तो फिर क्या तुम अपनी बॉडी को पकड़ नहीं सकते? क्या तुम अपनी बॉडी पर अपना कब्जा नहीं कर सकते? क्या तुम अपने सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते? और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सारी की सारी पढ़ाई जब मैं डेली लाइफ में इन्वॉल्व करता हूँ तो फिर ये पढ़ाई नहीं रह जाती। अब मैं बात कर रहा हूँ मेरे शरीर के बारे में, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और जब एग्जाम में कोई मुझसे मेरे बारे में सवाल पूछेगा तो मुझसे अच्छा और कौन जानता होगा। तो जब तुमने अब ये आयरन की बात कर ली है तो ये भी समझ लो कि ये मेरी लाइफ के लिए अच्छा क्यों है। तुम जान चुके हो कि तुम्हारे इम्यून सिस्टम के लिए, तुम्हारे मसल्स को काम करने के लिए, तुम्हारी बॉडी में एटीपी बनाने के लिए आयरन रिक्वायरिंग एंजाइम्स का रोल होता है। अब अगर आयरन की कमी होगी तो तुम्हारी बॉडी का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन पर फर्क पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी में एटीपी ढंग से नहीं बनेगा, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ से काम करेगा यार। तो हरी सब्जी खाओ ना, गाजर खाओ ना, ब्रोकोली खाओ, एस्पैरागस खाओ, और फिर देखो तुम्हारी बॉडी के आयरन का लेवल बढ़ेगा और तब तुम एक्साइट हो जाओगे। एक्साइट होकर के तुम आयरन मैन तो नहीं बनोगे, इसे तो फैक्ट है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए मुश्किलों को पार तो करोगे, एक्साइटेड तो रहोगे, जोशीले तो रहोगे। और जब तुम्हारे अंदर जोश होता है, एक्साइटेशन होता है, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे एग्जाम मेरे सामने क्लियर होते चले जाते हैं। एग्जाम, पढ़ाई, किताबें, बचपन में भी यही हाल था और आज भी यही हाल है हमारा। जब भी एग्जाम की बात आती है और प्रिपरेशन के लिए किताबें देखते हैं, मन में जोश कम, डर ज्यादा आता है। मन करता है भाग जाओ किताबें छोड़ करके। बट फिर एग्जाम आ जाता है सामने, क्वेश्चन आते हैं बड़े डरावने। बट आई फ्लाई का एहसास तो डरने की है क्या बात। आई फ्लाई की शॉर्ट, एक्यूरेट, एफिशिएंट और फास्ट क्लासेस में हम लोग यही तो सीखते हैं, सिलेबस के जंगल से कैसे रास्ता निकालना है, कैसे आने वाले क्वेश्चनों को संभालना है। फिर पढ़ाई डरावना जंगल नहीं लगता, एक फन पार्क बन जाता है। जंगल से भी प्यार हो जाता है। जंगल बुक के मोगली और हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। जिन जानवरों ने सताया था उन्होंने तो बाद में बचाया था। क्वेश्चन नंबर 56, चलिए जंगल घूम के आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ इकोलॉजिकल पिरामिड को लेकर के, और इस पिरामिड में सबसे नीचे हैं प्रोड्यूसर्स, फिर हैं कंज्यूमर्स प्राइमरी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स। और फिर पूछ रखा है कि ये पिरामिड फूड चेन या इकोसिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। देखिए, फूड चेन चाहे टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक, इतना तो हमें बचपन से याद है कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर खाते हैं, कंज्यूमर्स को कार्निवोर्स। हर किसी के ऊपर कोई ना कोई है खाने वाला। अब अगर एक छोटे से सिंपल सिस्टम की बात करूं, पैरासिटिक मॉडल की, तो यहां हम लोग पेड़, बर्ड्स, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया और वायरस को कोरिलेट कर सकते हैं। एक अकेला पेड़ है, नंबर पे ध्यान दीजिएगा, एक अकेला पेड़ है, काफी सारी चिड़िया रहती हैं उसके ऊपर, और इन चिड़ियाओं में पैरासाइट्स रहते हैं। बट पैरासाइट भी तो ऑर्गेनिज्म है, और वहां सिम्बायोटिक या फिर बीमारी करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, और उन बैक्टीरियाओं में भी वायरसेस होते हैं। तो अगर मैं नंबर काउंट करना शुरू कर दूं तो ये कम से ज्यादा की तरफ है, इन्वर्टेड पिरामिड। या फिर बात करूं मैं बायोमास की, एक्वेटिक सिस्टम के अंदर, खासतौर से पॉन्ड में, तो वहां मुझे मिलेंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स, स्मॉल फिशेस और बड़ी फिशेस। फाइटोप्लैंक्टॉन माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, सिंगल सेलुलर या मल्टी सेलुलर, बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, इसलिए कभी किसी एक टाइम पर पानी के अंदर बहुत बड़े बायोमास में नहीं होते। बायोमास जरा सा होता है इनका। इनको खाकर ये गुजारा करते हैं जू प्लैंक्टॉन्स, जो कि एनिमल की तरह के छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, साइज में छोटे बट नंबर में ज़्यादा होते हैं। बायोमास फाइटोप्लैंक्टॉन से ज़्यादा होगा लेकिन फिशेस से कम। इन्हें खाती हैं फिशेस, और फिशेस तो वजन में भारी होंगी ना। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड भी इन्वर्टेड ही होता है। तो इस क्वेश्चन में इस पिरामिड के लिए पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ अ पैरासिटिक फूड और पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ अ बॉन्ड इकोसिस्टम ये बेस्ट ऑप्शन है। आई फ्लाई की स्मार्ट क्लासेस में आपके घर पर स्काइप और व्हाट्सएप के थ्रू हम क्लास कराते हैं। ये बहुत अफोर्डेबल क्लासेस हैं, सप्ताह में कुछ दिन होती हैं। इन क्लासेस में आप एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाएं लेकिन जीत हमेशा आपकी हो। क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 9013902981 पर। अगर ये सॉल्यूशंस आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बड़ी सी बेल के साथ, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और जहां भी आपका मन करे। आई फ्लाई का है साथ, तो फिर घबराने की कौन सी बची बात।